द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बात हमने सीख ली अभी तक कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूज है। ऑल्टरनेट यूज का मतलब क्या था कि एक रिसोर्स जो हमारे पास है उससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने पीपीसी कर्व में रोल डिफाइन किया है कि जो हमारा एक रिसोर्स होगा उसको सिर्फ हम दो ही प्रोडक्ट्स के लिए यूज करने वाले हैं, एक्स और वाई। तो हम ये कह रहे हैं द रिसोर्सेज कैन बी पुट टू डिफरेंट यूजेस और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि एक रिसोर्स से हम एक्स प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, वाई प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। हमने एग्जांपल लिया था फार्मर का, तो अगर एक फार्मर के पास लैंड है तो वो उस लैंड से, लैंड के ऊपर या तो वीट की प्रोडक्शन कर सकता है या राइस की प्रोडक्शन कर सकता है। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल लें, जैसे टाइम, वक्त एक रिसोर्स है, टाइम एक रिसोर्स है, और उस टाइम को अगर मैं यूटिलाइज करूं तो आई कैन यूज दैट फॉर स्टडीज और फॉर अ स्पोर्ट। तो कहने का मतलब है अ रिसोर्स इवन दो इट इज लिमिटेड कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट यूजेस और इट कैन बी पुट टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। लेकिन ये बात बहुत समझनी जरूरी है, when one opportunity is availed the other opportunity is lost। कहता है जब तू उस रिसोर्स से यूज करता है, उस रिसोर्स को किसी एक प्रोडक्ट बनाने में, किसी एक सर्विस को देने में, किसी एक काम को करने में, तो उस रिसोर्स से अब तू दूसरा काम नहीं कर सकता। तो कहता है जब एक अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर लेते हो तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन आफ्टर हिज ग्रेजुएशन में ऑप्ट फॉर अ जॉब, या तो ग्रेजुएट होने के बाद आप एक जॉब करोगे या फिर और यू मे स्टार्ट अ बिजनेस, या आप बिजनेस स्टार्ट करोगे। लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई एक अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लो, यानी कि इवन इफ यू ऑप्ट फॉर अ जॉब देन यू हैव टू लूज द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ बिजनेस, और अगर आप चाहते हो कि आप बिजनेस करो तो फिर अब जॉब नहीं कर सकते। सो इन दोनों अपॉर्चुनिटीज में से जब आप एक अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते हो तो उससे रिलेटेड दूसरी अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो यहां लिखता है अगर आप जॉब करते तो आपको जॉब मिलती 10,000 रुपीज की सैलरी पर। इसका मतलब ग्रेजुएशन के बाद अगर आप जॉब करते तो आपको 10,000 की जॉब मिलती, और अगर आप बिजनेस करते तो आप बिजनेस कर सकते थे। लेकिन अब वो बोल रहा है कि इफ यू ऑप्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस, कहता है अगर आप जॉब करने के बजाय बिजनेस स्टार्ट करोगे तो होगा ये कि व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस यू हैव टू लूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग अ जॉब, देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द बिजनेस विल बी 10,000 रुपीज। अभी इस कॉस्ट को छोड़ दो, आपको एक बात समझ आई, जब आप एक काम करोगे तो दूसरा काम आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको खेलना छोड़ना पड़ेगा, अगर आप एक्स प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आपको वाई प्रोडक्ट बनाना छोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि एक अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी। कहता है एक अपॉर्चुनिटी को जब आप पा लेते हो तो उसको पाने के लिए आपने दूसरी अपॉर्चुनिटी को खो दिया है, गवा दिया है। तो जिस अपॉर्चुनिटी को आपने अवेल किया है उसको अवेल करने के लिए आपने दूसरी अपॉर्चुनिटी में जो नुकसान कर लिया है अपना, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द फैक्टर इन द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज, यानी कि एक रिसोर्स को जब आप यूज कर लेते हो, एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करते समय, तो आप उस रिसोर्स को अब दूसरी अपॉर्चुनिटी में यूज नहीं कर सकते हो। तो पहली अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी को जो आपने गवा दिया, वही आपकी लागत या वही आपकी कॉस्ट, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, वो बन जाएगी। तो यहां पर वापस अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। जब हमने जॉब करने की सोची तो हमें जॉब 10,000 की मिल सकती है, या फिर हम अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना बिजनेस करूंगा तो फिर मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। आई हैव टू सैक्रिफाइस द अपॉर्चुनिटी ऑफ
डूइंग अ जॉब एंड अर्निंग अ सैलरी ऑफ 10,000। इसका मतलब बिजनेस शुरू करते समय ही हमारे जहन में, हमारे दिमाग में एक कॉस्ट बन गई है। उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? कम से कम 10,000 रुपए की। इसका मतलब अगर मुझे अपने बिजनेस करने के डिसीजन को जस्टिफाई करना है, मुझे प्रूव करना है कि मैंने सही डिसीजन लिया था, तो मिनिमम मुझे कितना कमाना पड़ेगा? मुझे उतना कमाना पड़ेगा जितना मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी दे सकती थी। यानी कि जितना मैं 10,000 रुपए जॉब करके कमा सकता था, कम से कम उतना तो मुझे अब बिजनेस करके कमाना ही चाहिए टू जस्टिफाई माई डिसीजन। तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल से समझते हैं, आपको और क्लियर होगा, लेकिन पहले मैं ये लिख देता हूं, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी। जो मैं नेक्स्ट बेस्ट काम कर सकता हूं इस रिसोर्स से, जिसको मैं नहीं कर पा रहा बिकॉज मैंने पहली अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लिया, तो वो मेरी पहली अपॉर्चुनिटी को अवेल करते समय कॉस्ट बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला जॉब करके मैं 10,000 रुपए कमा सकता हूं और मैं बिजनेस भी कर सकता हूं। तो अगर मैं ये सोच लूं अब मैं बिजनेस करूंगा, तो फिर मैं जॉब नहीं कर सकता। जॉब ना करने के कारण क्या होगा? ये 10,000 रुपए की जो अपॉर्चुनिटी है, ये मैं गवा दूंगा, ये मैं लूज कर दूंगा। यही मेरे बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। क्लियर हुआ? ऐसा ही एक और एग्जांपल है, और क्लैरिटी के साथ आएगा आपके लिए। सपोज अ लैंड कैन बी पुट टू यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस और बार्ले। एक लैंड है फार्मर के पास, वो 3 काम कर सकता है, या तो व्हीट उगा ले, या राइस, या बार्ले की प्रोडक्शन कर ले, यूजिंग सेम टेक्निक एंड सेम रिसोर्सेज, एंड रिसोर्सेज बीइंग फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। लेकिन ये 3 अपॉर्चुनिटीज, व्हीट, राइस और बार्ले, ये तीनों अपॉर्चुनिटीज आपको डिफरेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट क्रिएट करके देगी। जैसे कि अगर आप उस लैंड से व्हीट की प्रोडक्शन करोगे तो 10,000 रुपए का व्हीट प्रोड्यूस होगा। अगर आप राइस करोगे तो 8,000 की राइस की प्रोडक्शन होगी। लेकिन अगर आप बार्ले की करोगे तो सबसे कम 6,000 रुपए की प्रोडक्शन होगी। अब खुद सोचो, विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी कॉन्सेप्ट, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास वो जमीन होती तो आप उस पर क्या प्रोडक्शन करने की सोचते? आप ये बोलते कि सर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज टू प्रोड्यूस व्हीट, बिकॉज व्हीट उगाने से हमें 10,000 रुपए की कमाई होगी। लेकिन अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि व्हीट अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो आप 2 अपॉर्चुनिटीज खो दोगे। कौन सी? ना अब आप राइस बना पाओगे, ना ही आप बार्ले बना पाओगे। लेकिन इन दोनों अपॉर्चुनिटीज में से अगर आपको चूज करना होता, तब आप बोलते कि हम राइस बनाएंगे, बिकॉज राइस में हमें 8,000 रुपए का फायदा या प्रोडक्शन होगी। इन एनी केस बार्ले इज नॉट एन ऑप्शन टू बी अवेल्ड बिटवीन व्हीट, राइस एंड बार्ले। बार्ले सबसे नुकसान वाली ऑप्शन है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर मैं व्हीट की प्रोडक्शन करने की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लूंगा, तो मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी छोड़ दूंगा? राइस की अपॉर्चुनिटी छोड़ दूंगा। और राइस की अपॉर्चुनिटीज छोड़ने से मैं कितने रुपए का नुकसान कर बैठूंगा? वो है 8,000 रुपए। तो कम से कम अब व्हीट की कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए ताकि मेरा व्हीट और राइस में जो डिसीजन लिया है व्हीट बनाने का वो जस्टिफाई हो? तो आप बोलोगे सर कम से कम 8,000 रुपए की व्हीट तो बननी चाहिए, तभी व्हीट उगाना फायदेमंद है। तो हमने यहां बोला कि इस लैंड पे हम 2 काम कर सकते हैं, व्हीट और राइस। अगर व्हीट बनाएंगे तो 10,000 का बनेगा, और अगर राइस बनाएंगे तो 8,000 का। मैंने बार्ले वाली ऑप्शन को छोड़ दिया। सो एज अ रैशनल थिंकर और एज अ प्रूडेंट पर्सन, विजडम के साथ हमने ये बोला कि हम तो जी इसके ऊपर व्हीट की प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, दैट इज गुड। अब अगर मैं व्हीट की प्रोडक्शन करूंगा तो मैं क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकता? मैं राइस प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और राइस प्रोड्यूस करता तो कितने पैसे कमा सकता था? 8,000। पर अब तो ये पैसे कमा नहीं पाऊंगा। तो व्हीट के लिए मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 8,000 रुपए बन जाएगी। तो हमने बोला व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट
बेस्ट ऑल्टरनेट यूज। तो लैंड का नेक्स्ट ऑल्टरनेट यूज क्या है? राइस। लैंड पे राइस बनाना मेरी दूसरी अपॉर्चुनिटी है। तो पहली अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए मैंने दूसरी अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। दूसरी अपॉर्चुनिटी में मुझे कितना फायदा हो सकता था जो अब नहीं होने वाला, वही मेरी पहली अपॉर्चुनिटी की लागत, कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। अब लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम एक और कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं विच इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स की भाषा में जब भी हम मार्जिनल की बात करेंगे, जब भी आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स में हम मार्जिनल वर्ड को यूज करेंगे। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल। एक एक्स्ट्रा चीज, एक एडिशनल चीज को हम मार्जिनल बोलते हैं। अब विद दिस इंफॉर्मेशन हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझते हैं। कहता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द एडिशनल और एक्स्ट्रा कॉस्ट व्हेन one more unit of X is produced by withdrawing some resources from the production of Y। एक बात तो हमें पीपीसी कर्व ने समझाई थी, वो ये है कि अगर हम X और Y दो प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो दोनों की प्रोडक्शन के कुछ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, and those combinations are A, B, C, D, E। ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है जो पीपीसी कर्व हमको बताता है। यहां तक हम क्लियर है। अब पीपीसी हमको एक और चीज क्या बताता है? एक और चीज बताता है कि जब आपकी रिसोर्सेज आपने फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर ली है, तब आप मैक्सिमम A, B, C, D या E पॉइंट्स की प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट दिस पीपीसी कर्व, तो ये पीपीसी कर्व हमें ये बात समझाता है कि अगर मुझे एक्स्ट्रा एक्स चाहिए, अगर मुझे मोर ऑफ एक्स की प्रोडक्शन करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस ऑफ वाई की प्रोडक्शन। ऐसा ही है ना? एक एक्स्ट्रा एक्स पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं वाई छोड़ने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं वाई की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक्स की ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज आपकी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। लिमिटेड है तभी तो हम ये बोल रहे हैं। अगर अनलिमिटेड होती तो कोई बात नहीं, साइमल्टेनियसली एक्स भी ज्यादा बना सकते हो, वाई भी ज्यादा बना सकते हो, बट बिकॉज योर लिमिटेड रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड एंड योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दैट इज वाई अगर मुझे ज्यादा एक्स चाहिए तो मुझे कम वाई बनाने पड़ेंगे। तभी हमने यहां लिखा फॉर वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स, फॉर one extra unit of x, some units of y have to be sacrificed। क्या बोला? एक एक्स्ट्रा x को पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ y के यूनिट्स को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम एक एक्स्ट्रा x पा सकते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो इसको फिर से पढ़ते हैं। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ एक्स इज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय विथड्रॉइंग सम रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वाई। अब इसको हम मेजर कैसे करेंगे? इट इज मेजर्ड, व्हाट इज मेजर्ड? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is measured in terms of loss of y for one unit of x। कितने y छोड़कर मुझे एक एक्स्ट्रा x मिलता है, वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाई जाती है। सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू लॉस इन द आउटपुट ऑफ y डिवाइडेड बाय गेन इन द आउटपुट ऑफ x। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू लॉस ऑफ y डिवाइडेड बाय गेन इन x।
जिसको हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी बोल सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां लिखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द रेट एट विच द आउटपुट ऑफ y इज टू बी सैक्रिफाइस्ड फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ x। इन दैट सेंस इट रेफर्स टू द स्लोप ऑफ PPC कर्व। मैं थोड़ा सा आपको मैथ्स पर लेके जाता हूं। हमने स्लोप ऑफ अ लाइन कैलकुलेट करना सीखा है। जिनके पास मैथ्स है उन लोगों को तो पता है कि स्लोप ऑफ अ लाइन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ऐसे ही बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट, ऐसे ही बोलते हैं। तो किसी भी कर्व की स्लोप भी ऐसे ही कैलकुलेट होती है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करें तो ये है PPC कर्व, ये है x और ये है y। अगर हम यहां पर हैं पॉइंट नंबर A पर और हम पॉइंट नंबर B पर जा रहे हैं, तो होगा क्या, होगा ये कि पहले हम x, y पर थे, x, y पर थे, ठीक है। और अब हम एक नए कोऑर्डिनेट पर आ जाएंगे जिसको हम बोल सकते हैं x2, y2। इसको अगर हम x1, y1 मान ले A को और x2 माइनस y2 मान ले B पॉइंट को, और मैं आपको बोलूं कि कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज बिटवीन पॉइंट A एंड B, कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो आप बोलोगे स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप ही है ना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम स्लोप भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। और वो स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, जिसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। क्लियर है। तो स्लोप को भी MOC बोलते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, स्लोप भी बोल सकते हो, या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हो। स्लोप ऑफ PPC refers to MRT which is also called marginal rate of transformation। तो स्लोप के तीन नाम, या तो स्लोप बोलो, या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलो MOC, या MRT बोलो, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं बिकॉज व्हेन वी मूव डाउन द PPC कर्व, जब हम टॉप टू बॉटम PPC कर्व से ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि यहां इस ग्राफ पे देखो, अगर यहां से हम नीचे की तरफ आएंगे तो हो क्या रहा है, प्रोडक्ट Y इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट X। प्रोडक्ट Y कम हो रहा है और प्रोडक्ट X बढ़ रहा है। आपको ये दिख रहा है ना, Y की प्रोडक्शन लगातार घट रही है, जैसे आप A से लेके पॉइंट E तक आओगे, अगर ये लास्ट पॉइंट E है, और X की प्रोडक्शन लगातार बढ़ रही है। तो हो ये रहा है कि कुछ Y की प्रोडक्शन कम हो रही है, और जितनी Y की प्रोडक्शन कम हो रही है वो ट्रांसफॉर्म हो रही होगी X की प्रोडक्शन के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ऑफ Y into X, and therefore PPC is also known as the transformation curve। हमने लास्ट क्लास में बोला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ये एक ही बात है। इसका मतलब Y प्रोडक्ट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्ट X। So slope is equal to delta Y upon delta X, which is also called marginal opportunity cost, and there is no difference between MOC, MRT and slope of PPC। ये तीनों बातें एक ही चीज है, चाहे MOC की बात करो, चाहे MRT की बात करो, चाहे स्लोप ऑफ PPC की बात करो,
ये तीनों चीज एक ही चीज को दर्शाती है कि एक एक्स को पाने के लिए हमें कितने वाई सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, थ्रू एग्जाम्पल आपको ये बात समझ आ जाएगी। अगर आप इस एग्जाम्पल 1 को देखो तो हम आउटपुट x और आउटपुट y प्रोड्यूस कर रहे हैं विद अ गिवन रिसोर्स। हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं x और y को बनाने के लिए। अगर हम सिर्फ y की प्रोडक्शन करें तो मैक्सिमम y बनेंगे 100 यूनिट्स और फिर x तो बना ही नहीं पाएंगे बिकॉज 100% हमने y में ही यूज कर दी सारी रिसोर्सेज। क्लियर हुआ? लेकिन ना इफ वी वांट कि हम कुछ प्रोडक्शन करें x की, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम x की प्रोडक्शन करना चाहते हैं लेकिन रिसोर्स तो लिमिटेड है। अब क्योंकि सारी की सारी रिसोर्सेज अगर मैं y में लगा दूंगा तो x की प्रोडक्शन नहीं कर सकता। सो व्हाट आई विल हैव टू डू इज आई हैव टू विड्रॉ सम रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोडक्ट y में से मैं कुछ रिसोर्सेज निकाल लूंगा बाहर, और जो रिसोर्सेज मैंने y में से बाहर निकाल ली अब उन रिसोर्सेज को मैं यूज करूंगा x को बनाने के लिए। क्लियर हुआ? अब इससे होगा क्या, इससे दो बातें हो जाएंगी। जब आप रिसोर्स विड्रॉ करोगे y से तो y का आउटपुट कम हो जाएगा, y की प्रोडक्शन घट जाएगी, नेचुरल सी बात है। और जितनी रिसोर्सेज आपने विड्रॉ करी हैं y से वो सारी रिसोर्सेज जब आप x की प्रोडक्शन में लगा दोगे तो x की प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। तो साइमल्टेनियसली क्या होगा, x की प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी और y की प्रोडक्शन डिक्रीज करेगी। वही आपको यहां पर नजर आना चाहिए। x की प्रोडक्शन इंक्रीज करके 1 यूनिट हो गई और y की प्रोडक्शन डिक्रीज होके 90 यूनिट्स पर रह गई। अब अगर आप इस पे कैलकुलेशन करोगे तो इसकी कैलकुलेशन क्या है, एक एक्स्ट्रा x पाने के लिए मैंने कितने y गवा दिए। तो आप बोलोगे टू गेन और टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ x 10 यूनिट्स ऑफ y आर सैक्रिफाइस्ड। तो हुआ ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मतलब कितने y आपने गवा दिए 10, कितने x पाने के लिए 1, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 10, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 10। क्लियर हुआ? लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था, मुझे चाहिए कि मुझे और x मिल जाए, मैं और x की प्रोडक्शन करना चाहता हूं। तो क्या मैं प्रोडक्शन x की कर सकता हूं? तो आप बोलोगे यस सर कर सकते हो। कैसे करोगे? थोड़ी और रिसोर्सेज y में से विड्रॉ कर लो और उनको x में यूज कर लो। तो मैंने y में से रिसोर्सेज विड्रॉ करी और x में बनाने के लिए रिसोर्सेज को x के अंदर यूज कर लिया। इससे होगा क्या, इससे होगा कि मेरे पास एक और x आ जाएगा लेकिन मुझे y छोड़ने पड़ेंगे, मुझे y छोड़ने पड़ेंगे। अगेन अगर आप कैलकुलेशन करो तो इस बार कैलकुलेशन क्या है, कितने x आपने पा लिए 1, कितने y छोड़कर 15, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी डेल्टा y सैक्रिफाइस ऑफ y डिवाइडेड बाय डेल्टा x गेन ऑफ x। 15 y छोड़ने पर अगर मुझे एक x की प्रोडक्शन मिलती है तो मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस बार कितना होगा 15। क्लियर हुआ? मैंने एक और काम किया, मुझे और एक x चाहिए तो मैंने एक x को पाने के लिए इस बार और रिसोर्सेज विड्रॉ कर ली y में से, तो y की प्रोडक्शन घट गई। कितनी कम होगी y की प्रोडक्शन 20 यूनिट्स, और कितना मिला x 1 यूनिट, तो मेरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है 20। तो दिस इज कॉल्ड MOC, मतलब एक x को पाने के लिए आप कितने y की सैक्रिफाइस करने को तैयार हो उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? अब एक चीज आप यहां पर और एनालाइज करके अपने दिमाग में रख लो कि जैसे जैसे हम पीपीसी कर्व में ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं डाउनवर्ड पीपीसी कर्व पे, वैसे वैसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हम ए पॉइंट पर थे और ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पर आए। जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आए तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी 10। जब हम बी से सी पर आए तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होके पहुंच गई
15 पर, और जब हम सी से डी पर आए तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंक्रीज करके पहुंच गई 20 पे। क्लियर हुआ? इतना बस याद रख लो। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम थोड़ी देर में समझेंगे। एक और एग्जांपल करते हैं फॉर मोर क्लैरिटी रिगार्डिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या स्लोप की कैलकुलेशन। बोलता है एक इकोनॉमी में दो गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हो आप, व्हीट और क्लॉथ की। एक इकोनॉमी है जहां पर रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो या तो व्हीट बनाने में या क्लॉथ बनाने में, और आपको ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल दिया हुआ है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाकर दिया हुआ है। हमें उसने बोला है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करो, तो कर लेते हैं। आप यहां पर आइडेंटिफाई करो कौन सा प्रोडक्ट एक्स होगा और कौन सा प्रोडक्ट वाई होगा, ये बहुत जरूरी है। एक्स प्रोडक्ट वो होता है जिसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं हम, तो ये देखो ये है एक्स, इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो दिस इज एक्स। और वाई प्रोडक्ट वो होता है जिसकी प्रोडक्शन घट रही होती है, तो ये है वाई, बिकॉज इसकी प्रोडक्शन कम होती जा रही है। ठीक है, सो हमने एक ग्राफ बनाया जिसमें एक्स एक्सिस पर क्लॉथ लिख दिया प्रोडक्ट एक्स, और वाई एक्सिस पर व्हीट लिख दिया प्रोडक्ट वाई। क्लियर है? और फिर हमने ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मार्क कर लिए, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ये रहा ए 0y 100y 0x, कॉम्बिनेशन बी 90y 25x, कॉम्बिनेशन सी डी ई एंड कॉम्बिनेशन एफ वेयर x is 87 y is 0। तो आपको ये पीपीसी कर्व बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ई एफ को आपने प्लॉट कर लिया, और प्लॉट करने के बाद आपने इन सभी पॉइंट्स को एक फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन कर दिया, एंड व्हाट यू गेट इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि एमओसी कैलकुलेट करो, तो करते हैं। एमओसी कैलकुलेट कैसे होती है? एमओसी कैलकुलेट होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि जब हम ए पॉइंट से बी पर आएंगे तो एमओसी कैलकुलेट होगी, बी से जब सी पर आएंगे, सी से जब डी पर आएंगे, डी से जब ई पर, और ई से जब एफ पर। तो इन सभी ट्रांसफॉर्मेशंस पर हमें एमओसी को कैलकुलेट करना है, तो करते हैं। जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं, जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक्स प्रोडक्ट क्लॉथ की प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, क्लॉथ की प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, और एट द सेम टाइम व्हीट वाई की प्रोडक्शन डिक्रीज करेगी। तो अगर आप पॉइंट ए से बी की तरफ जाओ तो कितना एक्स्ट्रा एक्स आपने प्रोड्यूस किया? 25 डेल्टा एक्स। कितने वाई आपने सैक्रिफाइस किए? 100 से 90 पर आ गए, कितने वाई सैक्रिफाइस आपने किए? 10। तो व्हाट इज एमओसी? 10 डिवाइडेड बाय 25 विच इज 0.4 यूनिट्स ऑफ वाई। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा एक्स पाने के लिए आपने 0.4 वाइज गवा दिए, सैक्रिफाइस कर दिए। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम कह रहे हैं पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ जाओ। पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ जाने पर होगा क्या? अगेन सेम बात होगी, एक्स्ट्रा एक्स की प्रोडक्शन और वाई का सैक्रिफाइस। बताओ कितने एक्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे? ये देखो, आप 25 पर हो और 25 से आपने 50 मेट्रिक टन या मीटर्स का क्लॉथ प्रोड्यूस किया। अब 25 से 50 मीटर्स का क्लॉथ आपने प्रोड्यूस किया तो 25 एक्स्ट्रा एक्स आपको मिले, लेकिन कितने वाई आपने छोड़ दिए, कितना वीट आपने सैक्रिफाइस किया? 20 केजीज का। तो 20 केजीज वाई को सैक्रिफाइस करके आपके पास 25 मीटर्स ऑफ क्लॉथ आया। व्हाट इज 20 डिवाइड बाय 25? इट इज 0.8 MOC। ठीक, ऐसे ही चलते जाओ, पॉइंट सी से पॉइंट डी पर आओगे तो अगेन क्या होगा? पॉइंट सी से पॉइंट डी पर जाने पर और एक्स मिलेंगे। कितने एक्स मिलेंगे? और 25। कितने वाई गवाकर, कितने वाई सैक्रिफाइस कर रहे हो? 30। 30 डिवाइडेड बाय 25 इज 1.20। ठीक, दिस इज एमओसी। पॉइंट डी से पॉइंट ई की तरफ जाना है, पॉइंट डी से पॉइंट ई की तरफ जाने पर
अगेन क्या कैलकुलेट करोगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। कितने एक्स एक्स्ट्रा मिले आपको, 10। कितने वाई सैक्रिफाइस करने पर, 30। व्हाट इज एमओसी, 3 यूनिट्स ऑफ वाई फॉर 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स। एंड लास्ट में जब हम ई पॉइंट से एफ पॉइंट की तरफ जाएंगे तो फिर से डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कैलकुलेट करेंगे। कितने एक्स्ट्रा एक्स मिले इस बार आपको, 2। कितने वाई गवाकर, 10। तो व्हाट इज एमओसी, 5। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा एक्स के लिए इस बार आपको 5 वाई का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो एक बात आपको क्लियर हो चुकी है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब लॉस ऑफ यूनिट्स इन वाई डिवाइडेड बाय गेन इन यूनिट्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा एक्स। ठीक, एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग। अगर आप एमओसी को देख रहे हो तो एमओसी लगातार इंक्रीज कर रहा है। पर एक बात याद हो गई है कि एमओसी हमेशा इंक्रीज करेगा एज वी मूव डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑन अ पीपीसी कर्व। क्लियर हुआ?